ये मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन हो रही है तो पैराकॉर्टेक्स के अंदर जो होगी कि जो सेल्स होंगे वो उसके अंदर डेफिनेटली हाइपर सेलुलरिटी होगी, वो बहुत ज्यादा ओवर ग्रो करेंगे वायरल रिस्पॉन्स के, वायरल जो है ना, वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में। इसकी वजह से क्या होगा, लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे आपको, फिर वो उसे उसको हम कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फॉलिकल की हम लोगों ने बात कर ली, लोकेटेड इन द आउटर कॉर्टेक्स, साइट ऑफ बी सेल लोकलाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन। ये आपने याद रखना कि लिम्फ नोड्स के अंदर जो आउटर कॉर्टेक्स है वो बी सेल की प्रोलिफरेशन का पॉइंट है। प्राइमरी फॉलिकल्स आर डेंस एंड क्विसेंट, यानी कि उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती। सेकेंडरी फॉलिकल्स हैव पेल सेंट्रल जर्मिनल सेंटर एंड आर एक्टिव। सेकेंडरी फॉलिकल। अब मेडुला के अंदर आपके पास मेडुलरी कॉर्ड्स होते हैं। व्यूअर्स, यस नो भेजें, आपको आ रही ना आवाज? ओके, आवाज आ रही है कि डॉक्टर की? देखिए कि अभी भी आवाज का मसला आ रहा है। हमें आ रहा है, ठीक है। ओके। उसके बाद आपको बताएं कि आपको चाहिए मेडुलरी कॉर्ड्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और मेडुलरी साइनसेस आते हैं जिसके अंदर रेटिकुलर सेल्स और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। मेडुलरी साइनस कम्युनिकेट विद द इफरेंट लिम्फेटिक्स। मेडुलरी साइनस है इसके अंदर जो रेटिकुलर साइट्स और मैक्रोफेजेस हैं, इनका काम ये है कि जो भी एंटीजन आ रहा है जब इसको आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसकी जो डिस्ट्रक्शन है ना उसके अंदर इसका काम है। बट आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए, फॉलिकल्स आर रिलेटेड टू बी सेल्स, और मेडुला जो है दे आर रिलेटेड टू प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, रेटिकुलर साइट्स। उसके बाद आते हैं आपके पास टी, जो पैराकॉर्टेक्स है दे आर रिलेटेड टू टी सेल। ये चीजें आपको अब इसके अंदर ये याद रखने वाली, कौन सा एरिया किस सेल के साथ रिलेटेड है। हो जाएंगी गाइस, समझ आ जाएगी ये चीज। अब ये आपके पास आ जाते हैं, देखिए फॉलिकल्स एंड मेडुला आ गया, contain high endothelial venules through which T cells and B cells enter from blood और underdeveloped in patients with Dijor syndrome। अब ये जो डाइजॉर्ज सिंड्रोम है इसके अंदर अंडर डेवलप्ड होता है पैराकॉर्टेक्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट है उसके अंदर पैराकॉर्टेक्स अंडर डेवलप्ड है तो कौन से सेल्स की हम डिफरेंशियल जो है ना डेफिशिएंसी एक्सपेक्ट करेंगे, बी सेल की, टी सेल्स की, मैक्रोफेजेस की, या किन की? टी सेल की, वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ इट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस। और अब ये आप देखें, और देखें ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, लिम्फेडेनोपैथी के अंदर वायरस आ रहा है ना, और वायरल इन्फेक्शन आ रहा है, ईडी भी आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलिकल की हाइपरसेलुलरिटी होगी मेडुला की या पैराकॉर्टेक्स की वायरल इन्फेक्शन में? किसकी हाइपरसेलुलरिटी होगी? ऑब्वियसली पैराकॉर्टेक्स की, ठीक है, इस वजह से लिम्फेडेनोपैथी होगी। अब हम आ जाते हैं स्प्लीन के ऊपर। स्प्लीन के अंदर आपके पास रेड पल्प होता है जो बाहर वाले एरिया में, और उसके बाद आपके पास व्हाइट पल्प आ जाता है। अब जो स्प्लीन का जो बाहर रेड पल्प है ना, साइनोसॉइड्स, रेटिकुलर फाइब्रस नेटवर्क, ये जो है रेड ब्लड से रिलेटेड है, इस वक्त ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। अभी हम लोगों ने व्हाइट पल्प के बारे में बात करी जो कि सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन में हमारे पास फॉलिकुलर बी सेल्स है, मेंटल जोन है, जर्मिनल सेंटर है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये मेंटल जोन है, मेंटल जोन में आपके पास कौन से होते हैं? हमने अभी पीछे पढ़े थे, फॉलिकुलर मार्जिनल जोन बी सेल्स होते हैं। सॉरी, मार्जिनल जोन, ये मैंने हाईलाइट किया, मार्जिनल जोन है। मार्जिनल जोन में कौन से होते हैं? मार्जिनल सेल बी सेल्स, मार्जिनल जोन बी सेल्स, उनका काम क्या होता है कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को इंट्रैप करके डिस्ट्रॉय करना। फिर आपके पास फॉलिकुलर बी सेल्स होते हैं। फॉलिकुलर बी सेल्स के अंदर मार्जिनल जोन और जर्मिनल सेंटर्स हैं। अब आपको पता है जर्मिनल सेंटर जो है वो बी सेल्स जो है उसके अंदर मेच्योर हो रहे हैं, और जो मेंटल जोन है उसके अंदर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं डेंड्रिटिक सेल्स के साथ। तो ये जो है फॉलिकल्स की ये इंपॉर्टेंस होगी कि यहाँ पे सेल्स ग्रो करें। ठीक है। अब हमें पता है जो स्प्लीन है ना इसका डुअल फंक्शन है, एक तो आरबीसी वाला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन इसका डिफेंस है। तो जो डिफेंस वाला है वो व्हाइट पल्प के साथ रिलेटेड है। फिर मार्जिनल जोन पैरा आर्ट्रियोलर लिम्फेटिक लिम्फोइड शीथ और टी सेल्स, यहाँ पे फिर टी सेल आ जाता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जी एक पेशेंट है और वो आया है, उसके जी क्या हुआ कि उसके ना प्लेटलेट्स जो है ना वो नॉर्मल से रेज रह रहे हैं, 400 रह रहे हैं और 450 रह रहे हैं, और ये है कि उसको सिम्टम कोई नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि उसकी हिस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो उसके अंदर ये होगी पोस्ट स्प्लेनेक्टमी सिंड्रोम। उसमें बताया हुआ था कि उसका ट्रॉमा हुआ था, एक दफा उसकी एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कोई सर्जरी हुई थी, हमें ये नहीं पता कि उसका सर्जरी में क्या हुआ था, बट उसके प्लेटलेट्स ज़्यादा रह रहे हैं। तो फिर हमें उसके अंदर आता है हमारे पास किस स्प्लीनेक्टमी हुई होगी जिसकी वजह से इसके
प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे और प्लेटलेट्स ज्यादा रहने तो थ्रोम्बोसाइटोसिस रह रहा है, लॉस ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिमूवल। जो जो है ना प्लेटलेट्स जो पुराने हैं वो रिमूव नहीं हो रहे, इसलिए वो भी जमा हो रहा है, प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ रहा है। फिर हमारे पास हॉवेल जोली बॉडीज बन जाती हैं, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं इसके अंदर, और टारगेट सेल होते हैं। टारगेट सेल इसमें नहीं मुझे समझ आई कि किसने नहीं जाता है कि जो आरबीसी होते हैं ना, उनके अंदर जो सही आरबीसीज नहीं होते ना वो भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके अंदर फिर न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं। इसको भी हम कंफर्म करेंगे, बट ये फाइंडिंग जैसे नहीं, ये उसके अंदर सिकल सेल डिजीज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे इसको। बट यू गेट द आइडिया कि जो स्प्लीन का फंक्शन है, अगर वो स्प्लीन की रिमूवल हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि स्प्लीन के जो जो फंक्शन था वो सही तरह से परफॉर्म नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे आते हैं लोअर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन के अंदर होती है, एंट्रोलैटरल टू द किडनी, लेफ्ट किडनी होती है, प्रोटेक्टिव में 9th 10th 11th जो है रिप्ट होता है। ये आप एक निमोनिक एनाटमी में होता था कि 9th 10th और 11th रिप के हिसाब से होता था कि 10 सेंटीमीटर होती है, और 9th और 10th रिप के दरमियान में होती है इस तरह। और जी ये इसका एक निमोनिक था। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतनी चीज नहीं है इसमें, बस ये आता है कि आपसे पूछते हैं कि एक पेशेंट हुआ है, उसका 9th या उसकी 10th रिप जो है ना वो फ्रैक्चर हुई है, और कौन सा ऑर्गन ऑर्गन है जो कि डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्लीन है। स्प्लेनिक डिस्फंक्शन के अंदर आपके पास पोस्ट स्प्लीनेक्टमी होता है या सिकल सेल डिजीज होता है, ऑटो स्प्लीनेक्टमी होता है। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि जो ये आरबीसी है ना उसके अंदर सिकल सेल्स बहुत ज्यादा बार बार जाते हैं, और जाके क्या होता है कि ये जो वेन्स है इसको क्लॉग करते जाते हैं, सॉरी आर्टरीज है इसको ब्लॉक करते जाते हैं। जब इसको ब्लॉक करते हैं तो करते जाते हैं तो स्प्लीन की जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना वो कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी वजह से क्या होता है कि सिकल सेल डिजीज में खुद ब खुद ही स्प्लीन डिसफंक्शनल होती है और खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं ऑटो स्प्लीनेक्टमी। जिसकी वजह से फिर क्या होता है आईजीएम कम हो जाती है और डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, C3b कम हो जाता है, ऑप्शनाइजेशन कम हो जाती है, इसकी वजह से इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो ये वाली बात है कि जो स्प्लीन अगर खत्म हो जाती है तो आपके पास इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये C3b जो है ना ये हम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आईजीएम जो सी है हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, स्क्रीन शॉट मैंने ये बुलाता कि ये क्या होता है आईजीएम जो सा जो भी बैक्टीरिया होती है उसके ऊपर लगती है, उसको ऑप्शनाइज कर देती है, तो फिर उसके बाद या तो ये खुद ही डिस्ट्रॉय होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं हो रही जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो रह जाते हैं। तो उसमें नेगेटिव फाइंड होगी। फिर वैक्सीन अभी आता है आपके पास, अगर कोई पेशेंट है उसको अगर उसकी स्प्लीन अगर रिमूव कर रहे हैं या करने वाले, तो आपने उसको पहले वैक्सीनेट करना होता है। वैक्सीनेट किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट करना है? इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर निमोकोकाई, HIV और जो है मेनिंजोकोकाई की, ये बार बार पढ़ेंगे में याद हो जाएंगे। Periarterial lymphatic sheath contain T cells located within the white bulb। फॉलिकल के अंदर आपके पास बी सेल आ गए लोकेटेड विद इन द वाइट बल्ब। हमें फॉलिकल का तो अब याद आ जाएगा कि बी सेल होते हैं। मार्जिनल जोन के अंदर भी आपके पास स्पेशलाइज्ड बी सेल्स होते हैं। साइट वेयर एपीसीज कैप्चर ब्लड बोर्न एंटीजन फॉर एक्टिवेशन ऑफ lymphocytes लोकेटेड बिटवीन रेड बल्ब एंड वाइट बल्ब। इसके अंदर आपने याद रखना कि फॉलिकल्स के अंदर बी सेल्स हैं और पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ के अंदर टी सेल्स हैं। ये चीज याद रह जाए तो वेल एंड गुड, वरना ये आहिस्ता से याद होती जाएगी। मार्जिनल जोन के अंदर बस ये है कि एपीसी जो है वो मार्जिनल जोन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी हैं कुछ चीजें? 9:20 तक इसको वाइंड अप करते हैं। कल से ही होगा कि आप मुझे ना बस आप लोगों ने 8 बजे तक बता देना, ताकि हम 8 से 8:10 तक का ब्रेक लें, उसके बाद फिर शुरू करें, क्योंकि ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट। करूँ आगे कंटिन्यू? एनर्जी है? अब यहाँ पे आपके पास मैंने ये इस चीज को बार बार मैं आपको शो कराता था कि आपको कभी भूले ना कि CD8 और CD4 के अंदर CD4 जैसा कहा गया है। हम चाहे हेल्पर टी सेल हम काफी टाइप्स होते हैं, इसमें रेगुलेटरी टी सेल्स हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल ये CD8 वाला है। रेगुलेटरी टी सेल के अंदर आपको होता है कि ये क्या करते हैं कि मेंटेन अ स्पेसिफिक इम्यून टॉलरेंस बाय सुप्रेसिंग CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव टी सेल। बेसिकली CD जो आपके पास रेगुलेटरी टी सेल है ना, इसकी ये एक आइकॉनिक पिक्चर है। ये आपको बड़ी याद है कि इसके अंदर CD35 तो एग्जाम क्वेश्चन है ना, CD10 और TGF बीटा एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, तो भी उनको मैं जूम करके आपको बताता हूँ। बट द पॉइंट है इसके जो रेगुलेटरी टी सेल्स है ना, ये
इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं, इनका काम होता है इम्यून सिस्टम को रोकना। ठीक है, तो ये इसे होता है सुप्रेस करते हैं ये इम्यून सिस्टम को। आइडेंटिफाइड बाय एक्सप्रेशन ऑफ CD3 होता है, CD4 होता है, CD25 होता है, FOXP3। FOXP3 जो सा ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। ये जो इसके ऊपर सरफेस पे FOXP3 जो सी की एक्सप्रेशन जहाँ पे आई हुआ है, क्योंकि अगर ये डिफेक्टेड होता है तो उससे एक सिंड्रोम होती है आईपेक्स सिंड्रोम, इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉलीएंडोक्राइनोपैथी, एंटेरोपैथी और एक्सटिंक्ट सिंड्रोम। इसके वो बताते हैं कि जी एक बच्चा है और उसके जो है ना सेल्स के ऊपर आपने वो जो आपको पता है ना, ये आपको पता है शायद इस तरह ना एक ग्राफ बनाते होते हैं। इसमें यहाँ पे आता है CD3 होता है, फिर यहाँ पे CD4 होता है, फिर यहाँ पे CD25 होता है, यहाँ पे वो दे देते हैं लेट्स से कि CD20 दे देते हैं। इस तरह का एग्जाम ना बड़ा आता होता है। फिर वो कहते हैं जी आपके पास एक सेल है और वो हमने किया तो सेल जो है ना वो इस जगह पे सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस सेल की बात कर रहे हैं। वो सब आपको सिम्टम दे दें कि एक बच्चा है उसके अंदर क्या है कि जो है ना इंटेरोपैथी है, एंडोक्राइनोपैथी यानी कि डायबिटीज है उसके अंदर इनिशियली अर्ली एज में, और साथ ही उसके अंदर क्या है कि नेल्स भी खराब है और स्किन के ऊपर एलर्जी भी हुई है। तो वो आपको ना ये फाइंडिंग साथ दे सकते हैं कि उन्होंने फ्लो साइटोमेट्री किया और उसके अंदर ये नजर आया, तो कौन सा सेल है या कौन सी जीन डिफेक्टिव है उसे। तो आपने ये देखना है कि जी FOXP3 के ऊपर आपने करना है, आपको आपको बेसिकली करें तो क्या देखें, अगर सेल CD3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे CD3 एक्सप्रेस करें, यहाँ पे आगे CDX4 एक्सप्रेस करें, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। CD25 करें, CD दोनों बेसिकली करें, CD25 भी एक्सप्रेस करें, CD3 भी CD4 भी, तो यहाँ पे तो आपको बस पता लगेगा कि ये जो है रेगुलेटरी टी सेल की बात करें। तो ये आपने इसलिए सरफेस मार्कर इस तरह के क्वेश्चन में वो पूछते होते हैं, तो आपने वो जो है ना इसके लिए रेडी रहना है। अभी आगे आपके पास उसके बाद आना था कि एक्टिवेटेड रेगुलेटरी टी सेल्स प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन, जिसके अंदर IL-10 और TGF बीटा जो सही है सर फहरिस्त है। जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ FOXP3 हो जाएगी तो क्या होगा कि रेगुलेटरी टी सेल्स जो है वो होंगे नहीं, ये काम नहीं करेंगे, और जो है ना ये क्या होगा कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एसोसिएटेड विद डायबिटीज इन मेल इन्फेंट्स। बच्चा भी पैदा हुआ है उसके अंदर ही डायबिटीज है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो पिक्चर है आइकॉनिक, इस तरह की जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं बेसिकली, IL-TGF बीटा, IL-10 और IL-35 की बात की मैंने आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, टी रेगुलेटरी सेल्स की इंडिकेशन देखिए वो आपसे पूछते हैं कि IL-10 है, IL-35 ज्यादा होगा या TGF बीटा ज्यादा होगा, तो आपने इसके अंदर डायरेक्ट पिक करना होता है, इसके अंदर कंफ्यूजन है। फिर आता है आपके पास IL-10 जैसे ना दो चोंचों वाला जो हावल है ना, इसको एक इन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है। IL-2 काफी जगहों पे आया हुआ है, लेकिन इसमें वो बता रहे हैं कि IL-2 जो है ना वो इसको टी रेगुलेशन को एनहेंस करता है, इसको बढ़ाता है, और IL-6 जो है ना 6 स्टार जनरल वाली बात है ये कि 6 स्टार जनरल जो है IL-6 इसको कम करता है। अब ये जो बात है ये फर्स्ट एड के अंदर से डायरेक्ट लिखी भी है, नहीं भी लिखी हुई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि TGF-10 TGF-बीटा और IL-10 का तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया ना, तो वो तो है, तो इसका मतलब ये तो आपके पास आने ही आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास आगे FOXP3 की फॉक्स है, FOXP3 उनसे है, इसकी दुम के तीन है वहां से। ठीक है, FOXP3 जीन जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि FOXP3 डिफेक्टेड होगी तो जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं उनका डिफेक्ट है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में हमने वो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मैं सिर्फ जल्दी से इंडिकेट कर दूं, किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल, न्यूप्लास्टिक सेल्स एंड डोनर ग्राफ्ट सेल्स बाय इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस, रिलीज साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग प्री फॉर्म्ड प्रोटीन्स, जिसके अंदर परफिन और ग्रेंजाइम जो है दो प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन भी आपकी एग्जाम क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेंगे ये सारा कुछ करके, और कहेंगे जी साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसने कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया, तो कौन सी प्रोटीन होगी। ठीक है, तो आपको पास परफिन और ग्रेंजाइम जो है ये आपको जहन में होनी चाहिए, या हो सकता है कि ये दो प्रोटीन और उसके बाद दूसरी प्रोटीन देके आपको कहेगी कौन सी नहीं होगी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अब CD8, और एक तो ये आ जाती है सरफेस प्रोटीन, और एक है MHC1 आ जाती है विच बाइंड टू MHC1 और वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अब 30 मिनट्स रह गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम आउट, मतलब कि इसको थोड़ा सा पॉज लेते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। हमारे पास कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? हाँ, 4 स्लाइड्स रह गई हमारे पास।
टी सेल्स के बारे में स्पेसिफिकली तो हमने टी सेल्स की एक्टिवेशन के बारे में पढ़ना है, इनकी मैचुरेशन के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा हाई इन्फॉर्मेशन है ये भी, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ज़रा फ्रेश माइंड से पढ़ें। जो ये मैं इसके अंदर ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे अगर हम ब्रेक ले लेते हैं, मतलब कि आज के लेक्चर को यहाँ पे होल्ड करते हैं तो?